भारत वह देश जहाँ कभी शिक्षा का मतलब था ज्ञान, जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया को रोशनी दिखाते थे। वहीं 1200 ईस्वी के बाद शिक्षा धीरे धीरे धर्म पर आधारित होती चली गई और गुरुकुलों की जगह मदरसों ने ले ली और संस्कृत की जगह अरबी और फारसी ने। शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष नहीं बल्कि मजहब की सेवा बन गया था। आपको बता दें कि 12वीं सदी तक भारत में शिक्षा धर्मनिरपेक्ष और ज्ञानमुखी थी। मतलब गुरुकुलों में, मठों में, मंदिरों और विश्वविद्यालय में गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन, चिकित्सा, राजनीति, संगीत शास्त्र, वेद वेदांग इत्यादि अनेकों धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। विद्या हर वर्ग के लिए थी, किसी धर्म की कोई सीमा नहीं थी, कोई भी किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधी थी। इसके बाद ही मुस्लिम शासन का आगमन होता है। मतलब कि 1192 ईस्वी से तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने भारत में जीत हासिल की और इसके साथ ही मुस्लिम शासन की नींव रखी गई और अब शिक्षा का पूरा ढांचा इस्लामी विचारधारा पर केंद्रित हो गया था। आपको बता दें, गुरुकुल और संस्कृत विद्यालयों की जगह मकतब यानी कि मदरसे इत्यादि ने ले लिया था। शिक्षा का उद्देश्य अब था सिर्फ इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार और कुरान और शरीयत की शिक्षा और प्रशासन के लिए वफादार लोग तैयार करना था। आपको बता दें कि यहाँ कुरान, हदीस, फिक्र, इस्लामी कानून, तफसीर और कुरान की व्याख्या इत्यादि और अरबी फारसी भाषा इनके मुख्य विषय थे। काफिर शब्द यानी कि गैर मुस्लिमों के संदर्भ में धार्मिक दृष्टिकोण इन शिक्षाओं में सामान्य बातें थी, क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य उस समय कोई भी धर्म नहीं बल्कि धर्म को सर्वोपरि रखना था। मतलब उस समय के अनुसार जो उनकी धर्म यानी कि जो उनका इस्लाम धर्म था उसको सर्वोपरि रखना। हाँ, वो बात अलग है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में हम उसे धर्म नहीं बल्कि हम उसे मत और संप्रदाय का नाम देते हैं। आइए चलते हैं दिल्ली सल्तनत के शासकों की शिक्षा व्यवस्था पर। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इन्होंने दिल्ली और अजमेर में मस्जिदों और मदरसों की स्थापना की। धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया गया ताकि इस्लामिक कानून और विश्वासों का प्रचार हो सके। इस समय इस्लामी शिक्षा प्रणाली को सरकारी संरक्षण मिला था। और इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। अब इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, इन्होंने दिल्ली में सबसे पहला बड़ा मदरसा मुअज्जमिया बनाया। यहाँ धर्मशास्त्र, कुरान की व्याख्या और शरीयत कानून पढ़ाया जाता था। जैसे कि इस्लामिक विचारधारा का फैलाव में ये एक केंद्र महत्वपूर्ण था। और इसके बाद ही आते हैं तीसरे नंबर पर रजिया बेगम, जो कि 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इन्होंने भी कुछ मदरसा इत्यादि बनाए, लेकिन वही धार्मिक शिक्षण जो पुराने वाली थी वही प्रणाली कायम रही। इसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इन्होंने स्वयं धार्मिक रूप से एक ये समर्पित शासक थे। इन्होंने अपने स्वयं के शासनकाल में इस्लामिक ज्ञान को सबसे बड़ा स्थान दिया था। इसके बाद आते हैं गियासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इन्होंने अपने दरबार में इस्लामिक दार्शनिक और मौलवी को प्रमुख स्थान दिया था। वह गैर मुस्लिम विचारों को राज्य से बाहर रखते थे और शिक्षा केवल एक धर्म परिभाषा तक सिमटने लगी थी। मतलब उस समय जो शिक्षा थी वो सिर्फ धर्म आधारित, मतलब कि इस्लाम आधारित शिक्षाएं थी। आप समझ रहे हो, मतलब गैर मुस्लिम यानी कि जो काफिर लोग थे, जो कि हिंदू थे, मतलब जो मुस्लिम विचारधारा से नहीं जुड़े थे, उन सभी को राज्य से बाहर रखा जाता था। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। यह खुद एक निरक्षर था, लेकिन इस्लामिक शिक्षित वर्ग पर निर्भर रहता था। मतलब ये खुद कुछ नहीं पढ़ा था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इस्लामिक शिक्षित वर्ग पर ये पूर्ण तरह आश्रित रहता था। इसके दरबार में इतिहास, फिक्र और कुरान पढ़ाने वाले मौलवी नियुक्त थे। मतलब कि इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी शिक्षक या फिर जो उनके समय में जो वो अपने धर्म ये कहते हैं मौलवी साहब, ये सभी विशेषता नियुक्त थे। और शिक्षा का जो है अब वो समाज पर एक नियंत्रण का वो साधन बन चुकी थी। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। यह शासक तर्कवादी और विद्वान था। इसने मदरसों में दर्शन और गणित, चिकित्सा इत्यादि विषय भी शामिल किए, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसके बाद इसने धार्मिक शिक्षा को कभी कम नहीं किया। मतलब ठीक है, उन्होंने अपने मदरसों इत्यादि में जो है थोड़े फैक्ट इत्यादि इसमें इंक्लूड किया, मतलब दर्शन, गणित, चिकित्सा इत्यादि इन सब विषय को थोड़ा इंक्लूड किया, लेकिन अपनी धार्मिक शिक्षा को कभी कम नहीं किया। हर मदरसे में कुरान और इस्लामी कानून को पढ़ना ये मतलब जरूरी बन चुका था, ये अनिवार्य विषय बन चुके थे। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। उसने शिक्षा का सबसे बड़ा विस्तार किया।
इसको आप समझिएगा, इन्होंने लगभग 1000 मदरसे बनवाए, लेकिन इन मदरसों में भी शिक्षा पूरी तरह जो है वो इस्लामिक परंपराओं पर आधारित थी। दिल्ली का मदरसा ए फिरोज शाही इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। यहाँ गरीब छात्रों को रहने और खाने की सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन पढ़ाया जाता था पता है क्या? कुरान, शरीयत, अरबी, फारसी और इस्लामिक दर्शन। आपको बता दें कि फिरोज शाह तुगलक ने कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों का भी फारसी अनुवाद किया और वो करवाया, पर उद्देश्य ये था कि वे इस्लामिक नज़रिए से व्याख्या किए जा सके। इसके बाद आते हैं लोधी काल, मतलब कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जैसे कि बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी ने भी शिक्षा को धार्मिक ढांचे में रखा, जैसे कि जौनपुर का मदरसा ए सिराज ए हिंद यानी कि इस्लामिक शिक्षा का एक केंद्र बन चुका था, और जहां कुरान और हदीस का गहन मतलब अध्ययन कराया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा का चरित्र, मतलब कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष नहीं रही उस समय। उद्देश्य क्या था कि इस्लामी समाज में योग्य नागरिक तैयार करना। काफिर मतलब कि गैर मुस्लिम शब्द धार्मिक ग्रंथों में बार बार प्रयुक्त होता था और इसे शिक्षण का एक हिस्सा माना जाता था। संस्कृत और वैदिक शिक्षा को शासन ने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। अरबी और फारसी राज्य भाषा बन गई, जिससे हिंदू शिक्षित वर्ग थोड़े बहुत जो है वो डाउन चले गए। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि जिनको पहले से ज्ञान था वो अपने ज्ञान को घर में ही वो अपने बेटे को पढ़ाते गए, वो अपने बेटे को पढ़ाते गए। मतलब इस तरह चलते चलते जो है हमारी संस्कृति जो है वो बची रह गई। आपको बता दें कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। इस्लामी शासन काल में ज्ञान सीमित हो गया, मतलब विज्ञान, चिकित्सा, खगोल जैसे अनेकों विषय जो कि धार्मिक सीमाओं में बांध दिया गया था। फिर भी इस दौर में फारसी साहित्य, वास्तुकला और प्रशासनिक शिक्षा ने विकास किया। भारत की जो गुरुकुल प्रणाली थी वो लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% लुप्त हो गई थी, लेकिन लगभग लुप्त हो गई थी और शिक्षा का केंद्र अब धार्मिक संस्था बन चुकी थी। आपको बता दें कि मध्यकालीन भारत की शिक्षा ने भारत की आत्मा को ही बदल दिया था। जहां पहले शिक्षा आत्मज्ञान और चरित्र निर्माण के लिए थी, वहीं अब वह धर्म और शासन की विचारधारा थोपने का उपकरण बन गई थी। लेकिन यही काल हमें ये भी सिखाता है कि जब शिक्षा सीमित और विचारधाराएं बन जाती हैं तो समाज की रचनात्मकता खत्म हो जाती है। आज हम आधुनिक भारत में शिक्षा की आज़ादी का जो आनंद ले रहे हैं वो हमें ये याद दिलाता है कि कभी इस धरती पर ज्ञान सिर्फ धर्म की दीवारों के अंदर कैद था। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। नमस्ते मित्रों।